नमस्कार दोस्तों। हम एसएससी जीडी के लिए जीएस और जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम 10 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम अपना 11वां सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह खालिस्तान मतलब कौन सी जगह जाकर समाप्त हो जाती है। तो गंगा नदी ये मैप में दिख रही है, ये भारत का नक्शा है, ये इस तरह से। ये पूरा भारत का नक्शा है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? यहाँ से निकलती है, हिमालय के पास से, और ये ऐसे होते हुए यहाँ कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो हमसे पूछा गया है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। पहला तो हमें एक यही इंपोर्टेंट पॉइंट मिल गया, कहाँ से होता है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। और ये कहाँ जाकर समाप्त होती है? तो कहाँ जाकर समाप्त होती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गंगा नदी कहाँ होती है? समाप्त होती है बंगाल की खाड़ी में जाकर। और एक जगह है, कौन सी? उत्तराखंड में कौन सी जगह है? एक देवप्रयाग। देवप्रयाग की एक जगह है जहां पे अलकनंदा दो नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी? एक है अपनी कौन सी? एक है अलकनंदा और दूसरी भागीरथी। ये दोनों नदी गंगा में जाके मिलती हैं और गंगा बनती है, और आगे जाके कहाँ? बंगाल की खाड़ी में जाके गंगा नदी मिल जाती है। तो गंगा नदी की लंबाई भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो कितनी है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर क्या है? गंगा नदी की लंबाई है, और ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों, किसकी? एंग्लो इंडियन समुदाय। अब भाई एंग्लो इंडियन समुदाय क्या है? तो मैं बताता हूँ। एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है। तो लोकसभा में सदस्य कितने होते हैं? लोकसभा में सदस्य होते हैं कितने? 552, जिसमें से 530 क्या करते हैं? 530 करते हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व। जो हमारे राज्य हैं उन राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इनमें से 20 क्या करते हैं? 20 करते हैं क्या? केंद्र शासित प्रदेशों का नेतृत्व। किसका? केंद्र शासित। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका नेतृत्व करते हैं। इसके अलावा बचे दो, तो दो को कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है। इनको कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है। वो होते हैं कौन से? एंग्लो इंडियन समुदाय समुदाय से होते हैं। लेकिन अब ये जो है ना, ये बंद कर दिया गया है, अब ये सदस्य नहीं होते हैं। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत चुने जाते थे? ये चुने जाते थे अनुच्छेद 331 के तहत। आ गया समझ में? 331 के तहत क्या है? राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता था, लेकिन अब यह प्रावधान चेंज हो गया है। आगे समझ में? तो 552 टोटल होते हैं, तो अब कितने होंगे? अब होंगे 585, जिसमें 530 करेंगे राज्यों का, 20 करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों का नेतृत्व। अगला हमारा क्वेश्चन है, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग। ये एक पुस्तक का नाम है, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग। पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है हमारे पास, बराक ओबामा, नेल्सन मंडेला, या फिर आंग सान सू की। ये बहुत अजीब सा नाम है, तो क्या नाम है ये? आंग सान सू की और एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो लेखक कौन है? वो लेखक है आंग सान सू की। क्या है? आंग सान सू की इस पुस्तक के लेखक हैं। और ये लेखक होने के साथ साथ कौन है? लेखक होने के साथ साथ ये है एक राजनेता, राजनेता भी है, और इनने कई सारी पुस्तक इसमें लिखी हुई है। और ये क्या है? एक लेडीज है, आंग सान सू की एक लेडीज है। इनके पिता का नाम क्या था? आंग सान था। ये आंग सान, इनके पिता का नाम क्या है? आंग सान इनके पिता का नाम है, जो कि
म्यांमार के राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति नहीं सॉरी राष्ट्रपिता, म्यांमार के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं कौन? आंग सान, इनकी पुत्री है आंग सान सू की, जिन्होंने ये फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग पुस्तक लिखी। ठीक है, ये पुस्तक लिखी और ये भी लेखक है, इनके पिताजी भी लेखक हैं। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक आंदोलन मतलब एक पूरा आंदोलन किया था। किस लिए किया था? इन्होंने बर्मा के लिए किया था। बर्मा में इन्होंने एक आंदोलन में भी भाग लिया। और आंग सान सू की जो है, आंग सान सू की ने और कई इंपोर्टेंट पुस्तक लिखी, जिसमें से मुख्य पुस्तक एक कौन सी है इनकी? लेटर फ्रॉम बर्मा, लेटर्स फ्रॉम बर्मा, हिंदी में लिख देता हूं मैं, लेटर्स फ्रॉम बर्मा इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है। एक है द वॉइस ऑफ होप, ये भी इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है। और फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग, ये किसने लिखी? आंग सान सू की, जो कि म्यांमार की लेखक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम जैसे ही अभी टाइम आएगा ना आईपीएल का, सब लोग आईपीएल में घुस जाएंगे, तो उस आईपीएल की शुरुआत कब से हुई ये हमसे पूछा गया है। आईपीएल में हम सब लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, सब लोग आईपीएल बहुत अच्छे से देखते हैं। तो आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? आईपीएल जो है ना 2007 में बीसीसीआई अध्यक्ष जो थे, कौन थे? ललित मोदी। कौन थे? ललित मोदी द्वारा 2007 में इसकी स्थापना की थी। मतलब एक पूरा टीम बना के एक पूरी स्थापना की थी किसकी? इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की। और पहला मैच कब खेला गया था? तो यही हमसे पूछा गया कि पहला मैच कब खेला गया, तो कब खेला गया था? 2008 में। ये पहले मैच की फोटो है। 2008 में आईपीएल का पहला मैच खेला गया था और 2007 में इसको क्या किया था? एक रजिस्टर्ड किया था बीसीसीआई अध्यक्ष ललित मोदी के द्वारा किया गया था। ये कैसा होता है? 2020 टाइप क्रिकेट मैच ये होता है। भारत में कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो भारत में कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे मतलब जहां से विदेश के लिए हमें फ्लाइट मिल सकती है। तो सबसे कौन से हैं अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे भारत में? तो हैं 34 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा हमसे पूछा जाता है ज्यादातर, तो सबसे बड़ा कौन सा है? वो है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। कौन सा है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो कि कहां पे है? जो कि नई दिल्ली में। नई दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और वर्तमान में कितने हैं? तो 24 वर्तमान में हवाई अड्डे भारत में अभी हैं। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का है, जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है, जब राजकोषीय मतलब राज्य की जो राजकोष होता है जहां पे धन रहता है, तो राजकोषीय घाटा अगर अधिक हो गया, जैसे मान लो किसी राज्य का जो धन रखा हुआ है राजकोष में, तो अगर वो कम हो गया, मतलब उसमें क्या हो गया? घाटा हो गया कि अब योजनाओं के लिए पैसा नहीं बचा किसी राज्य के पास, तो क्या होगा? वो हमसे पूछा गया है। तो कीमतें बढ़ती हैं। अगर राजकोषीय घाटा अधिक हो गया ना, तो वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी या फिर कीमतें घट जाएंगी या फिर कीमत स्थिर रहेगी या फिर कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता है। तो जो राजकोषीय घाटा होता है ना, जब जैसे ही राजकोष में पैसा कम होता है तो राज्य क्या करता है? जो मार्केट में अतिरिक्त पैसा है, मार्केट में अतिरिक्त पैसा जो है, मतलब बैंकों के पास बहुत सारा पैसा स्टोर होता है, बिजनेसमैन जो जिनके पास बहुत अधिक पैसा होता है, तो उन बैंकों से पैसा क्या किया जाता है? उधार लिया जाता है। बैंकों से पैसा उधार लेके फिर राज्य सरकार अपनी सारी योजनाएं चलाती रहती है। लेकिन उससे प्रभाव क्या पड़ता है भाई? राज्य की जो कीमतें होती है उस पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब अगर मान लो राजकोषीय घाटा हो गया, तो हम ये नहीं देखेंगे कि आलू टमाटर महंगे हो गए कि भाई राजकोषीय घाटा हो गया इस बार तो आलू महंगे मिलेंगे या फिर टमाटर महंगे होंगे। तो इस तरह से क्या है, कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता, इनडायरेक्टली पड़ता है। तो इनडायरेक्टली कैसे पड़ता है? उसमें क्या होती है? ब्याज दरें बढ़ जाती है। जैसे
हम बैंक से कभी लोन लेते हैं तो लोन की जो ब्याज दरें हैं ना वो हमें बढ़ी हुई दिखेंगी। मतलब अगर राजकोषीय घाटा ज्यादा होगा तो ब्याज दरें बढ़ जाएंगी। या फिर हम अगर बैंक जाते हैं तो लोन का जो टैक्स होता है तो टैक्स बढ़ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, लेकिन सीधा असर तो पड़ता है लेकिन कोई सीधा असर नहीं पड़ता, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता, वो इनडायरेक्ट इफेक्ट। आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा या फिर आपको लोन का जो ब्याज दरें है ना वो बढ़ जाएंगी। तो राजकोषीय घाटा जब होता है तो मार्केट का जो अतिरिक्त पैसा है ना वो उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? रक्तचाप मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर। ये मशीन हम सबने देखी होगी, डॉक्टर्स के पास रहती है। ये मशीन हम सबने देखी है ना, तो डॉक्टर्स के पास ये मशीन रहती है, हमें इसका नाम नहीं पता। तो इसका नाम क्या होता है? स्पिग्मो मैनोमीटर जो है ना इसका नाम होता है। तो स्पिग्मो मैनोमीटर द्वारा क्या क्या नापा जाता है? रक्तचाप नापा जाता है, जो कि कितना होना चाहिए? 120/80 बटे में लिखते हैं इसको, 120/80 जो है ना रक्तचाप हमारा एक नॉर्मल रक्तचाप माना जाता है। आगे समझ लो। अब इसमें हमें एक और मीटर दिख रहा है, ग्लूकोमीटर। ग्लूकोज से मतलब क्या हो गया? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या हो गया? ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ होता है? तो ग्लूकोज कहाँ होता है? हमारी शुगर में ग्लूकोज पाया जाता है ना। तो हमारे जो रक्त है ना, तो रक्त में शुगर की मात्रा मतलब शर्करा की मात्रा नापने के लिए ग्लूकोमीटर का उपयोग किया जाता है। जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके रक्त में, ब्लड में क्या करते हैं, हम शुगर चेक करते हैं। शुगर लेवल चेक किससे करते हैं? तो वो ग्लूकोमीटर से करते हैं। और स्पिग्मोमेनोमीटर से हम क्या करते हैं? रक्तचाप को मापते हैं। फिर आ गया हमारा थर्मोमीटर। तो थर्मामीटर से क्या करते हैं? जब बुखार आता है ना तो थर्मामीटर से बुखार चेक करते हैं। तो क्या नापते हैं? तापमान। जैसे बुखार आ जाएगा तो बताएंगे कितना हो गया, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है। तो टेम्परेचर नापने का हम काम करते हैं। चौथा है लेक्टोमीटर। तो लेक्टोमीटर से क्या करते हैं हम? दूध की शुद्धता। दूध की शुद्धता कि अगर हम कहीं से दूध खरीद रहे हैं तो वो दूध में कितना पानी है इसका यूज करते हैं। जो सहकारी संस्था होती है ना जो दूध की पैकेट वगैरह बेचती है, तो वो क्या करती है? गांव से दूध लेती है किसानों से, जिनके पास भैंस गाय ज्यादा होती है, तो वहां से दूध बल्क में उठाते हैं वो लोग। तो वो क्या करते हैं? लेक्टोमीटर से चेक करके ले जाते हैं। नहीं तो पता चला कि वो बेचने के लिए खरीद रहे हैं, उसको प्रोसेस करके बेचेंगे या फिर पनीर वनीर बनाएंगे, और पता चला उसमें किसान ने पानी भर के दे दिया, आधी टन की दूध में, आधी टन की दूध है और 1 टन की उसमें पानी डाल दिया। तो वो क्या करते हैं? लेक्टोमीटर से पहले चेक करते हैं तभी दूध खरीदते हैं। और रक्तचाप किससे मापा जाता है? तो स्पिग्मोमेनोमीटर के द्वारा रक्तचाप को हम मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट। स्कॉटलैंड में एक इंस्टीट्यूट है, कौन सा है? रोजलिन इंस्टीट्यूट। कौन सा है? रोजलिन इंस्टीट्यूट है, जहां पे एक डॉली नामक क्या बनाया गया? पहला जीव क्लोन। क्लोन समझते हो क्या होता है? क्लोन में क्या होता है? मतलब सेम टू सेम। जैसे मान लो एक, जैसे हम क्या करते हैं क्लोन, हम क्या करते हैं, गुलाब है, जैसे मान लो गुलाब का कोई पौधा है, तो हम क्या करते हैं? उसकी एक कलम निकाल के और दूसरी जगह लगा लेते हैं। तो अगर हमने देखा कि यहाँ कैसा है, लाल गुलाब, ये गुलाब का कलर कैसा है? लाल है, तो हमने इसकी एक, ये पौधा है, तो यहाँ से हमने एक कलम उठाई और कहाँ लगा दी? दूसरी जगह उस कलम को लगा दी। तो इसमें भी फूल कैसे लगेंगे? लाल ही लगेंगे। इसमें भी फूल कैसे लगेंगे? लाल। और पत्तियां भी वैसी होंगी, मतलब उसके शरीर का जो बनावट है ना, सोमेटिक स्ट्रक्चर, वो कैसा होगा? सेम टू सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका क्लोन है, इसके ही शरीर के भाग से हमने बनाया हुआ है। तो जो भेड़ जो बनाई गई थी ना, पहली भेड़ क्लोन, मतलब ये टिश्यू से किया गया था, बायोटेक्नोलॉजी से, टिश्यू के द्वारा, मतलब इसका एक टिश्यू के द्वारा पूरी भेड़ बनाई गई थी। तो उसका नाम क्या था? कई बार उसका नाम ही पूछ लिया जाता है। जो पहला जीव क्लोन बनाया गया था उसका नाम क्या था? तो डोली उसका नाम था। ये उस भेड़ का फोटो है, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये इसमें काम किया था। तो हमसे पूछा गया स्कॉटलैंड में कौन से इंस्टीट्यूट में? रोजलैंड इंस्टीट्यूट में बनाया गया डोली नामक पहला जीव क्लोन था। तो पहला जीव क्लोन कौन सा था? शीप, मतलब भेड़ थी। भेड़ को क्या किया गया था? इन्होंने एक बायोटेक्नोलॉजी के जरिए एक नई क्लोन इन्होंने बनाई थी। तो कब बनाई थी? ये बनाई थी 5/7/1996 में। 1996 में इन्होंने डॉली नामक एक भेड़ का क्लोन तैयार किया था। इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी 14/2/2003 में इस भेड़ की मृत्यु हुई थी। और इसने अपने
जीवन काल में कितने, लगभग 5 बच्चे दिए, लगभग क्या फिक्स ही 5 दिए थे। तो 5 बच्चे इस भेड़ ने दिए थे। और पहली बार क्या हुआ था, जीव क्लोन बनाया गया था। क्या बनाया था, जीव क्लोन। पेड़ों से तो हम क्लोन बनाते ही रहते हैं, हम घर पे ही बना लेते हैं, एक डाली उठाई और वहां लगा दी। लेकिन कभी देखा है कि किसी का हाथ काट के एक और बच्चा निकल के आ गया, उससे एक हाथ से पूरा बच्चा बन गया। ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए पूरी एक भेड़ बनाई गई। अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्लड मून शब्द का उपयोग उपयोग लिए किसके लिए किया जाता है। यहाँ से कुछ गायब हो गया, तो किसके लिए किया जाता है। अर्धमून जो है ना, सॉरी ब्लड मून, ब्लड मून किसके लिए हम उपयोग करते हैं। तो ब्लड मून जो है ना, हमसे पूछा, ऑप्शन है हमारे पास, अर्ध चंद्रमा या फिर चंद्र ग्रहण या पूर्ण चंद्रमा या फिर सूर्य ग्रहण। तो ब्लड मून, मून से मतलब है कि चंद्रमा की बात हो रही है। ब्लड मून, ब्लड कैसा होता है, लाल होता है। तो लाल चंद्रमा में कब दिखाई देता है, लाल चंद्रमा में जब दिखाई देता है जब चंद्र ग्रहण आता है। तो ब्लड मून किसके लिए है, चंद्र ग्रहण के लिए। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब मून जो है ना, मून और सन मतलब चंद्रमा और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा और सूरज के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। तो चंद्रमा का, सूरज का जो प्रकाश है वो सीधा चंद्रमा पे नहीं पड़ता है, मतलब कुछ भाग जाता है, फिर धीरे धीरे जब पृथ्वी पूरी तरह से बीच में आ जाती है तो इसका प्रकाश इस पर डायरेक्ट नहीं पड़ता है और ये कैसा दिखने लगता है, लाल नारंगी कलर का दिखने लगता है। तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ब्लड मून। मतलब जब चंद्र ग्रहण होता है ना, तो पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड मून। मतलब हमें चंद्रमा लाल दिखने लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जामदानी, जामदानी बुनाई, मतलब ये बुनाई का एक तरीका है, ये कहाँ से संबंधित है, ये हमसे पूछा गया कि कहाँ की ये परंपरा है। तो जामदानी कला जो है ना, इसमें क्या किया जाता है, मलमल जो होता है ना, मतलब बहुत ही नर्म एक कपड़ा होता है जिसपे ये बुनाई की जाती है। कौन सी बुनाई की जाती है, जामदानी बुनाई। तो ये कहाँ पे की जाती है, ऑप्शन है हमारे पास, बांग्लादेश, नेपाल, चीन या फिर म्यांमार। ये जो बुनाई है ना, ये कहाँ की जाती है, बांग्लादेश में की जाती है। कहाँ पे की जाती है, बांग्लादेश में की जाती है। बांग्लादेश के भी कहाँ पे एक इसकी खास जगह है, नारायणगंज, नारायणगंज, वहां पे ये बुनाई की जाती है। और ये विश्व प्रसिद्ध, जो यहाँ से जो साड़ियां बुन के या फिर चादर जो भी बुन के जाते हैं, वो विश्व प्रसिद्ध है। क्योंकि इसमें क्या है, यूनेस्को के द्वारा ये मान्यता प्राप्त है। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। ये जो जामदानी बुनाई का जो तरीका है ना, ये यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया है, ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बोला गया है इसको। यूनेस्को ने क्या बोला है इसको, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत किसने बोला है, यूनेस्को के द्वारा बोला गया है। तो जामदानी बुनाई जो है ना, बांग्लादेश में की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है। साइनाइड क्या होता है, साइनाइड में क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन। तो कार्बन जो है ना, त्रिबंध द्वारा, मतलब 3 बंध द्वारा किससे जुड़ा होता है, नाइट्रोजन के द्वारा। नाइट्रोजन से कार्बन और नाइट्रोजन जुड़े रहते हैं, तो उससे क्या होता है, साइनाइड बनता है। तो हमसे पूछा गया उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो उसका रासायनिक नाम क्या होता है, प्रूसिक अम्ल हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रूसिक अम्ल बोलते हैं। और अभी तक जो साइनाइड जो है ना, साइनाइड का कोई स्वाद पता नहीं कर पाया। मतलब अगर ये जैसे जीभ पे जाता है, कोई इसका स्वाद पता करने की कोशिश करता है, उसकी तुरंत क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इतने खतरनाक ये जहर होता है। तो ये क्या करता है, कई यौगिक बनाता है, जैसे सोडियम साइनाइड। सोडियम से अगर जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम साइनाइड बन जाएगा, या फिर पोटेशियम साइनाइड भी होता है, पोटेशियम साइनाइड। ये बहुत ही खतरनाक जहर है। रासायनिक नाम क्या है इसका, प्रूसिक अम्ल इसका रासायनिक। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी मूर्त संसाधनों जैसे कच्चा माल और श्रम के मूल्य को हम क्या कहते हैं। जब हम कोई सामान बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसमें जो भी कच्चा माल लगा,
या फिर जो भी हमारा श्रम, जो भी हमने मेहनत टाइम उसमें लगाया, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास, वास्तविक लागत बोलते हैं, या फिर निश्चित लागत, या फिर अवसर लागत, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर परिवर्तनीय लागत। तो ये जो लागत होती है ना, जो कच्चा माल और श्रम और समय हम लगा रहे हैं, वो क्या होती है? वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होती है। हम किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसमें हम केवल क्या देखते हैं कि इसमें कितने पैसे खर्च हुए। जैसे अगर मान लो हमने घर में, जैसे ढाबे वाले ने रोटी बनाई, तो हम क्या देखते हैं कि भाई रोटी में आटे में कितना पैसा खर्च हुआ, ये तो बहुत ही सस्ता काम है, आटा तो बहुत ही सस्ता है। लेकिन एक्चुअल में वो क्या होती है? उसकी वास्तविक लागत नहीं होती। वास्तविक लागत क्या है? उसका श्रम भी उसमें जोड़ा गया है, और साथ में उसने जो समय उसमें लगाया वो भी जोड़ा गया है। और ये सब नियम जो है ना, ये नियम किसने दिया? कि कच्चा माल, श्रम और जो भी समय होता है, ये दिया किसने? मार्शल के द्वारा ये कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? मार्शल के द्वारा ये कहा गया कि जो किसी भी, अगर हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, किसी भी की उत्पादन जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो कच्चा माल और श्रम जो लगता है, वो क्या होती है? वही उसकी वास्तविक लागत होती है। क्या होती है? वास्तविक लागत। और ये कथन किसके द्वारा? मार्शल के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब इनकी बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है हमारे पास, उपराष्ट्रपति करता है, या प्रधानमंत्री, या लोकसभा के उपाध्यक्ष, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष। तो इनकी जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और अगर मान लो किसी वजह से लोकसभा के अध्यक्ष वहां पर उपस्थित नहीं है, तो कौन करता है? फिर वहां का उपाध्यक्ष जो है ना, वहां की बैठक लेता है। और अगर मान लो उपाध्यक्ष ही नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, तो कौन करता है? राज्यसभा का जो है ना, उपसभापति जो होता है ना, राज्य सभापति। सभापति नहीं है तो फिर कौन आ जाएगा? उपसभापति। और उपसभापति भी नहीं है तो सदस्य होते हैं वहां के, सदस्य ही कोई एक व्यक्ति को चुनते हैं, उसके द्वारा अध्यक्षता की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इधर पे खालिस्तान है। खालिस्तान वर्ष में बर्मा स्वतंत्र संप्रभुत्व गणराज्य बन गया था। अब बर्मा क्या था? बर्मा की बहुत ही लंबी कहानी है। बर्मा क्या था? 1937 में, 1937 में भारत में किसका राज्य था? अंग्रेजों का राज्य था, अंग्रेजों का शासन था। तो उस समय पे क्या किया था? बर्मा को भारत में जोड़ दिया था, क्योंकि बर्मा जो है ना, बर्मा भी किसके अंतर्गत आता था? अंग्रेजों का शासन था वहां पे भी। तो अंग्रेजों ने क्या किया? बर्मा को किसमें जोड़ दिया? भारत में जोड़ दिया। तो बर्मा भी भारत में जुड़ गया, किसमें? 1937 में। तो 1937 में जब बर्मा भारत में जुड़ा, उसके बाद क्या हुआ? कुछ समय बाद उसको अलग किया गया। कहाँ अलग किया गया? सेपरेट बनाया गया। लेकिन शासनकाल किसका था? अंग्रेजों का था। फिर हुआ क्या? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या किया गया? द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने उस पर थोड़ा सा कुछ समय तक उसका कब्जा रहा लड़ाई में। और फिर कुछ समय बाद 1948 में, 1948 में क्या हुआ? बर्मा को अंग्रेजों से आजादी मिल गई, तो सेपरेट राज्य बन गया। तो बर्मा सेपरेट राज्य कब बना? गणराज्य 1948 में सेपरेट गणराज्य ये बन गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी घटना गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के अंत की वजह बने? कौन सी घटना गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की वजह बनी? तो चोरा चोरी जो घटना थी, कौन सी घटना? ये चोरी चोरा जो घटना थी, इस घटना में क्या हुआ? इस घटना के बाद गांधी जी क्या हुआ? इस जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, इससे पीछे हट गए और उन्होंने क्या किया? स्वदेश का प्रचार किया। स्वदेश के प्रचार के दौरान उन्हें क्या हुआ? उनकी गिरफ्तारी हो गई। और गिरफ्तारी हो गई तो जो असहयोग आंदोलन हुआ ना, असहयोग आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया। तो गिरफ्तार कब हुए थे गांधी जी? तो 1922 में चल रहा था असहयोग आंदोलन, उसके पहले चल रहा था। तो लगभग ये 10 मार्च के आसपास उनकी गिरफ्तारी हुई, और 1922 में ये आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया। चोरा चोरी घटना के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई और असहयोग आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1944 में ब्रिटेन वुड्स में विश्व मुद्रा सम्मेलन में भारत
कि कौन से वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जो विश्व मुद्रा सम्मेलन हुआ तो भारत के कौन से वित्त मंत्री थे जो उस समय पे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो कौन कर रहे थे प्रतिनिधित्व? प्रतिनिधित्व कर रहे थे डॉक्टर ये आर के षणमुखम शेट्टी। आर के षणमुखम शेट्टी जो है ना, ये कौन से थे? ये पहले वित्त मंत्री थे, पहले वित्त मंत्री थे जिन्होंने विश्व मुद्रा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। किसने किया था? तो आर के षणमुखम शेट्टी ने किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिंजर मेला निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? लोकप्रिय मेला है। तो मिंजर मेला जो है ना, ये कहाँ पे लगता है? ये लगता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भी कब लगता है? ये श्रावण के महीने में लगता है। कब लगता है? श्रावण के महीने में, जो दूसरा रविवार होता है। श्रावण के महीने में जो दूसरा रविवार होता है तब ये मिंजर मेला लगता है और बहुत ही ज्यादा मीडिया कवरेज इस पे की जाती है। और कहाँ लगता है? हिमाचल प्रदेश में ये मेला लगता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट निम्नलिखित में से कौन थे? तो जो पहले पैरा एथलीट थे वो थे कौन से? देवेंद्र झंझारिया। देवेंद्र झंझारिया जो थे ना, ये जो खेल सम्मान जो होता है ना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। तो जो पैरा एथलीट थे, तो पैरा एथलीट जो काय में थे, इन्होंने क्या किया था? ये भाला फेंक में थे। किसमें थे? भाला फेंक। अब इसका जो है ना नाम भी चेंज कर दिया है। इसका नाम चेंज क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के नाम पे ये हो गया है। पहले था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और ये भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है जो कि देवेंद्र झाझरिया को मिला।